तो विद्यार्थियों, जैसे कि अपन बीए पार्ट थर्ड में मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकतावादी सिद्धांत की बात कर रहे थे, तो आज हम देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो मार्क्स ने बताया था उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या निकल के सामने आती है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्क्स ने हीगल से एक प्रक्रिया ली, बेसिक चीजें उसने ली है। देखिए, आप जब भी कोई सिद्धांत, मार्क्स ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों के पीछे उसका उद्देश्य क्या है ये हमें देखने का है। आपने इस सिद्धांत को भी देखिए, इस सिद्धांत के पीछे मार्क्स क्या मैसेज देना चाहता है। ऐसा नहीं कि मार्क्स ने ऐसे उठा लिया और मार्क्स ने अपना सिद्धांत दे दिया। मार्क्स इस सिद्धांत के माध्यम से यह बताना चाहता है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। और मार्क्स क्या चाहता है? मार्क्स भी परिवर्तन चाहता है। किसमें चाहता है? पूंजीवादी अवस्था में परिवर्तन चाहता है। वो पूंजीवादी अवस्था के स्थान पर साम्यवाद को स्थापित करना चाहता है। तो परिवर्तन, वो इस सिद्धांत के माध्यम से यह मैसेज दे रहा है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन सृष्टि का नियम है यह सिद्ध करने के लिए उसने किस पद्धति को लिया? हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को लिया। उसने माना कि अंतर संघर्षों के द्वारा ही संघर्ष होता, जो अंतर संघर्ष होते हैं उन्हीं के द्वारा परिवर्तन होता है। जैसा कि मार्क्स ने बताया, जैसा कि हीगल ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति में बताया था कि चिंतन, या वो अपने उसमें लेता है विचार को। वो कहता है कि विचारों में अंतर्द्वंद पाया जाता है और उसी अंतर्द्वंद अर्थात एक जो विचार है उसका प्रतिविचार, उसका विपरीत विचार उत्पन्न होता है और उन दोनों में संघर्ष होता है और संघर्ष होने के बाद में एक निष्कर्ष निकलता है और वह एक संवाद के रूप में नया विचार स्थापित होता है। यह बताया था हीगल ने। ठीक है, फिर हीगल कहता है कि कुछ समय बाद में उस विचार में फिर अंतर संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं और उसमें से फिर जो दोनों का फिर निष्कर्ष निकलता है। और यह कहता है कि यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक उन विचारों में अंतर संघर्ष समाप्त होते होते अंतिम सत्य तक पहुंच जाता है। समझ गए आप इस चीज को? तो कहता है कि जो भी कोई नेगेटिव चीजें पॉजिटिव चीजें आपस में टकराएंगी और फिर एक निष्कर्ष, एक स्वच्छ रूप उसका निकल के सामने आएगा। फिर उसमें से नेगेटिव चीजें, जैसे हमने देखा है, आपने देखा होगा कि जब हम खेतों में से बाजरा निकालते हैं, गेहूं निकालते हैं, तो हम बार बार उस चीज को छानते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, ऐसे छान छान के हम, जैसे लास्ट में जो बचा हुआ होता है ना, उनमें से हम देखते हैं कि हम वेस्टेज जो चीजें होती हैं उनको एक साइड में कर देते हैं और अनाज है उसको एक साइड में ले आते हैं। बस यही चीज हीगल ने बताई थी कि विचार भी इसी तरीके से, एक विचार उत्पन्न होता है, जब वो अस्तित्व में आता है कुछ समय बाद में उसका विपरीत विचार, नेगेटिव विचार सामने आता है, दोनों विचारों में संघर्ष होता है और फिर दोनों की जो कमियां है वो निकलकर अलग हो जाती है और एक विशुद्ध विचार निकल के आता है। उस विशुद्ध विचार में वो कहता है कि कुछ समय बाद में फिर उसकी जो कमियां निकल के सामने आती है और ऐसे ये कहता है कि विचार में से कमियां निकलते निकलते इसी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से एक स्थिति ऐसी आती है कि वह हम बिल्कुल सत्य तक पहुंच जाते हैं। तो मार्क्स ने इसी विचार को लिया, मार्क्स ने उसी विशेषताओं को इसमें लिया, लेकिन मार्क्स ने उन विशेषताओं को चेतन पदार्थ या विचारों से हटके उसने माना कि वो उनका अस्तित्व नहीं मानता है। वह मानता है कि सृष्टि का जो मूल तत्व है वह पदार्थ है। सृष्टि का मूल तत्व क्या है? पदार्थ है। और इसीलिए वो कहता है कि इस सिद्धांत को भौतिक जगत में वह लागू करता है। वह कहता है कि भौतिक पदार्थों में भी, वस्तुओं में भी इसी पद्धति से परिवर्तन होता है। इसलिए उसने मजदूरों को यह सिद्ध किया है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन होगा, निश्चित होगा, क्योंकि परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि वस्तुएं गतिशील है, उनके स्वभाव में गतिशीलता है और यही गतिशीलता लास्ट में परिवर्तन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यह सिद्धांत बताने के लिए मार्क्स ने माना, उसने भी ये मजदूरों से वो अपेक्षा करता है कि यह परिवर्तन तो होना स्वाभाविक है। अब चूंकि धीरे 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 पूंजीपतियों का जो शोषण है वो कारण बनेगा और उसके कारण से अब उसने, मैंने कल भी आपको बताया था कि यदि हम पूंजीवाद को वाद मान लें तो यह कहता है कि पूंजीवाद के एंटी या प्रतिवाद के रूप में वो कहता है कि ये क्या उत्पन्न होगा?
मजदूरों का जो सर्वहारा वर्ग है उसमें जो एकता स्थापित होगी, उनमें जो आक्रोश आएगा, उनमें उनके द्वारा जो क्रांति होगी, वो क्या होगी? वो इसका प्रतिवाद होगी। ये कह रहा है ये निश्चित है, ये प्रतिवाद होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कहता है कि ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तनशीलता। और तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए, समझ गए आप इस चीज को, इस भविष्यवाणी को करने के लिए उसने द्वंदात्मक पद्धति, द्वंदात्मक भौतिकतावादी जो अपना विचार दिया है उसका बेस, ठीक है, उसको बेस बनाते हुए उसने क्रांति की अपेक्षा की है और लोगों को परिवर्तन का नियम बताया है कि परिवर्तन तो होगा। और आप कहीं आप सोचते होंगे कि नहीं यथा स्थिति, तो उसने माना कि परिवर्तन क्यों होता है, वो परिवर्तन का कारण इस द्वंदात्मक प्रक्रिया को मानता है। और उसी को सिद्ध करने के लिए मार्क्स ने अपने वैज्ञानिक समाजवादी जो हम कहते हैं, देखो इसने वैज्ञानिक तरीके से क्रांति के औचित्य को सिद्ध किया है। इसीलिए इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत इसे हम कहते हैं। वह बताता है कि समाजवाद की स्थापना किस तरीके से होगी, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से वो बताता है कि वैज्ञानिक तरीके से कैसे होगी, ये उसके नियम हैं। तो आज हम देखते हैं कि मार्क्स ने जो द्वंदात्मक भौतिकवादी प्रक्रिया के माध्यम से जो एक परिवर्तन का नियम समझाया है, वो उसमें मुख्य रूप से क्या क्या विशेषताएं हमें दिखाई देती है। तो पहली चीज जो हमने अभी बात की थी, पहली विशेषता इस सिद्धांत की यह दिखाई देती है कि मार्क्स के अनुसार सृष्टि का मूल तत्व क्या है? पदार्थ है। वो चेतना या आध्यात्मिकता में बिलीव नहीं करता है। वो कहता है कि पदार्थ, वो कहता है कि आध्यात्मिकता सृष्टि का मूल तत्व नहीं है, और आध्यात्मिकता नहीं होने के कारण हम चेतना जैसे उन पदार्थों को स्वीकार वह नहीं करता है। वह मानता है कि सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है, और इसी कारण से वो सृष्टि को मूल क्या मानता है? भौतिकतावादी मानता है। वो ये कहता है कि सृष्टि भौतिकतावादी है और इसलिए उसका मूल तत्व पदार्थ है। तो कहता है कि हमें जिन भी सिद्धांतों को लेकर चलना है उनमें बेस उसने किसको माना है? पदार्थ को माना है। तो ये उसकी पहली विशेषता दिखाई देती है। दूसरा, वो ये कहता है कि पदार्थ है वह कैसा है? गतिशील है। यह कहता है कि पदार्थों में गतिशीलता है। हर पदार्थ है वो गतिशीलता से संबंध है। गतिशीलता पदार्थ का एक निश्चित गुण धर्म है। समझ गए आप इस चीज को? और यह गतिशीलता क्यों पाई जाती है, उसके लिए वह कहता है कि गतिशीलता का जो मुख्य कारण है वह है द्वंदात्मक प्रक्रिया। ठीक है, उसका मानना है कि चूंकि सभी वस्तुएं हैं वो किससे मिलके बनती है? वो पदार्थों से मिलके बनती है। सभी वस्तुएं पदार्थों से मिलके बनती है, इसलिए हर वस्तु भी क्या है? गतिशील है। इस सृष्टि में रहने वाली हर वस्तु, अर्थात हर वस्तु, और ये कहता है कि सबका संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। समझ गए आप इस चीज को? तो ये कह रहा है कि सामाजिक अवस्थाएं भी किससे जुड़ी हुई है? इन्हीं वस्तुओं से जुड़ी हुई है, वो उसी का एक पार्ट है। तो ये कहता है कि परिवर्तन प्रत्येक वस्तु में होगा। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हर पदार्थ में गतिशीलता है और इस गतिशीलता के कारण हर वस्तु में परिवर्तन होगा। समझ गए आप इस चीज को? दूसरा, वो ये कहता है कि सावयव एकता की बात कहता है, आंगिक एकता की बात कहता है। वो ये कहता है कि सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक चीज प्रभावित होगी तो दूसरी चीजें अपने आप प्रभावित होगी। और उसमें जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि वो क्या मानता है? वो कहता है कि जब आर्थिक संबंध प्रभावित होते हैं तो सामाजिक संबंध और सब चीजें अपने आप प्रभावित होना शुरू हो जाती हैं। तो ये कहता है कि एक भी चीज को आपने यदि बदल दिया, और ये कहता है कि बदलाव स्वाभाविक है, बदला जाएगा, तो एक भी चीज बदलती है तो बाकी चीजें, बाकी वस्तुएं हैं वो अपने आप बदल जाती है। ये बिल्कुल आंगिक एकता का सिद्धांत अर्थात शरीर विज्ञान की तरह उसको मानता है कि जैसे हमारे शरीर में अंग हैं वो सब एक शरीर होते हुए उसने पूरे सिस्टम को, जो पूरी व्यवस्था है उसको एक शरीर से तुलना करता है। वो कहता है कि जैसे हमारा शरीर है जिसमें सभी अंग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, और एक में परिवर्तन से दूसरों में अपने आप उनके कार्य में, शैली में और उन पर प्रभाव आना शुरू हो जाता है। समझ गए आप इस चीज को? तो यहां मार्क्स है वो आंगिक एकता के सिद्धांत को भी
द्वंदात्मक भौतिकतावाद में स्वीकार करता है। एक विशेषता के रूप में आप ये भी बताइए कि आंगिक एकता के रूप में वह परिभाषित करता है कि जिस प्रकार हमारे शरीर में सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, वैसे ही वह मानता है कि सृष्टि में भी सभी वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक को आप प्रभावित करेंगे तो अन्य चीजें अपने आप प्रभावित होगी। और उसके पीछे मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप मार्क्स कहीं भी अपने विषय से नहीं भटक रहा है। मार्क्स का मूल उद्देश्य क्या है? पूंजीवाद में बदलाव लाना और साम्यवाद की स्थापना करवाना। और इसके लिए वह उन श्रमिकों को बार बार ऐसे सिद्धांत बता रहा है, ऐसे सिस्टम्स बता रहा है, वो उनको माइंडली एकदम कॉन्फिडेंट करना चाहता है कि परिवर्तन होना है। क्यों होना है? उसके सिद्ध करने के लिए उसने विभिन्न दार्शनिक विचारकों से अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से वह लोगों को एग्जाम्पल दे देके वैज्ञानिक तरीके से ये सारी चीजें सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। तो इसी कड़ी में वो कहता है कि जब आप एक परिवर्तन करोगे तो बाकी परिवर्तन अपने आप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सृष्टि में सभी वस्तुएं एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे पर आश्रित है। तो दूसरी विशेषता आप यह बता सकते हैं कि जो मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकतावादी सिद्धांत है वह सावयव एकता के सिद्धांत पर आधारित है, वह उसको स्वीकार करता है। अगली यदि हम बात करें, देखिए ये मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये जो सिद्धांत जब भी आप समझते हैं तो इन सिद्धांतों के पीछे आप उसको क्लियर जरूर करिए। हमेशा कोई भी प्रश्न होता है तो जब तक हमें स्पष्ट नहीं होगा हमें इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इसको रटना शुरू कर दें, फिर आप इनको लिखिए। आप अभी भी कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो लिख के भेजते भी हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी अभी भी ऐसे हैं जो प्रश्नों को वो कह तो रहे हैं कि हम लिख रहे हैं, लेकिन लिखने के बाद में आप उनको दिखाइए भी, आप उनकी फोटो खींच के भेज सकते हैं, ठीक है ना। कम से कम एक बड़ा प्रश्न जो आपको हर वीक हम देते हैं असाइनमेंट में, आपने देखा है, तो हर वीक जो आपको असाइनमेंट में जो प्रश्न दिए जाते हैं उनको कम से कम आप हल करके, और ये शब्द सीमाएं जो दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है ताकि आप उसमें कोई ऐसी फालतू की चीज नहीं डालें जो आपको अनावश्यक हो। मतलब हमें उस प्रश्न में मान लीजिए रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसकी और हम उसमें वो चीजें डाल रहे हैं, तो उनसे न केवल समय व्यस्त आपका खराब होता है बल्कि हमारे प्रश्न की जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है। तो उत्तर की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए आप उसको अच्छे से पढ़ें, उनको सिस्टमेटिक तरीके से करें। और इन प्रश्नों में जो बड़े प्रश्न आपको दिए जाते हैं, तो छोटे प्रश्न आपको देते हैं 2-2 नंबर के, और एक आपको जो बड़े प्रश्न देते हैं उनमें आप विश्लेषण भी उनका अच्छे से करके उनको एक उसके पक्ष विपक्ष की सारी चीजें करके आप उसको लिखिए, कितने शब्दों में आप उनको समाहित कर सकते हैं। तो दो विशेषताएं हमने इसकी देखी है कि किस तरीके से वह कहता है कि द्वंदात्मक भौतिकतावादी जो सिद्धांत है उस द्वंदात्मक भौतिकतावादी सिद्धांत के माध्यम से वह यह सिद्ध करता है कि नंबर 1, सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है जो गतिशील है, जो परिवर्तनशील है, और पदार्थ से ही सारी वस्तुएं बनी है। तो कहता है कि भौतिक जगत में यह जो समस्त जो सृष्टि है यह भौतिकतावादी है, इसलिए हमें सभी सिद्धांतों को भौतिकतावादी जगत में लागू करना चाहिए। और इसीलिए उसने हीगल के द्वंदात्मक जो आध्यात्मिक सिद्धांत था, जो द्वंदात्मक प्रक्रिया, वो उसने कहां लागू की है? अपने द्वंदात्मक भौतिकतावादी सिद्धांत में लागू की है, ठीक है ना। क्योंकि वो इस सिद्धांत के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहता है, यह बताना चाहता है, यह मैसेज देना चाहता है श्रमिकों को कि विकास का जो आधार है वो संघर्ष है। द्वंदात्मक प्रक्रिया यही तो बताती है। वो कहता है कि हर अवस्था का एक प्रति अवस्था, उसकी विपरीत अवस्था उत्पन्न होती है उसकी कमियों के कारण, अंतर संघर्ष के कारण, ठीक है। अंतर संघर्ष क्यों होता है? जब उस वस्तु में कमियां होती है। तो ये कहता है कि पूंजीवाद में भी अनेक प्रकार की कमियां हैं, ये शोषण पर आधारित है, और इसीलिए इसका भी प्रतिवादी विचार, इसका संघर्ष जिस विचारधारा से होगा वो होगी सर्वहारा वर्ग की जो एकता होगी, सर्वहारा वर्ग जो क्रांति के लिए तैयार होगा, ये उसका क्या है? ये उसका संघर्ष या इसका प्रतिवाद या उसका विपरीत विचार उसका है पूंजीवाद का, ठीक है ना। तो ये बताना चाह रहा है वो मार्क्सी सिद्धांत के माध्यम से कहना चाह रहा है कि विकास वही है जहां संघर्ष है, और संघर्ष अवश्यंभावी है, संघर्ष निश्चित है। यह कहता है कि वस्तु का स्वाभाविक गुण है कि उसमें संघर्ष अंतर विरोधों के कारण होता है। तो ये कह रहा है कोई आप नया काम नहीं करोगे यदि आप पूंजीवाद से संघर्ष करोगे, तो ये सृष्टि का नियम है, इसलिए आपको भी
करना होगा। वो संघर्ष के लिए बार बार मजदूरों को इस सिद्धांत के माध्यम से तैयार करता है। क्लियर है चीज? अब इसमें जो नेक्स्ट और विशेषताएं हैं, जो बची हुई विशेषताएं हैं, वो हम इसके सेकंड जो पार्ट है द्वंदात्मक भौतिकतावाद की विशेषताओं का, उस सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे। ओके।